student, welcome to the another video of the gravitation. In this video we are going to discuss about the next part of the variation of the g, that is acceleration due to gravity with the depth and the latitude. So last lecture में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट कैसे होता है, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होते जाती है। आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर की तरफ जा रहा है, यानी इनसाइड द अर्थ जा रहा है, कुछ डेप्थ में जा रहा है, तो क्या उसकी ग्रेविटी बढ़ती है या घटती है। उसी के साथ साथ हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम कहेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द लैटिट्यूड। व्हाट इज मीन बाय द लैटिट्यूड? अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अर्थ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उन्हें हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। तो हम लोगों को अभी ये देखना है क्या अगर हम लोग इक्वेटर पे रहते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट होती है, या फिर जब हम पोल पे जाते हैं तो ग्रेविटी एक्ट ज़्यादा होती है। मतलब हम लोगों को ये चेक करना है कि क्या ग्रेविटी इक्वेटर से पोल बढ़ती है या पोल से इक्वेटर घटती है। तो इसमें हम लोगों को देखना है क्या ग्रेविटी इक्वेटर से पोल इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो चलो आज के टॉपिक में भी हमको थोड़ा सा डेरिवेशन देखना है। समझ रहा हूँ थोड़ा सा बोरिंग चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा टॉलरेट करो क्योंकि ये भी तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम hello student, we are going to discuss about the variation of the g with the depth and the latitude. So first of all we are going to describe about the depth. What is meant by the depth? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर हम लोग अर्थ के अंदर की तरफ जाते हैं यानी इनसाइड जाते हैं तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी होती है, और अगर वैरी होती है तो क्या वो बढ़ती है या घटती है, ये हम लोगों को देखना है। और इसके लिए हम लोगों को एक मैथमेटिकल फार्मूला चाहिए होता है, बिना मैथ्स के तो कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ पर भी हम लोगों को मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ पर डिराइव करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं जिसके ज़रिए से हमें पता चल जाएगा क्या अगर हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है या घटता है। ओके चलो, so let we consider the first point, that is nothing but the variation of the g with a depth. अब समझ लीजिए यहाँ पर हम लोगों को सबको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है जिसका मास m है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना एक्ट होता है, वो होता है gm अपॉन r स्क्वायर। वी नो दैट, राइट। when the object on the surface of earth, the acceleration due to gravity is how much? It is about g is equal to gm upon r square. Okay, suppose we can say that if the rho is the density of the earth, let rho be the density of earth. So if density of earth, what is the formula for density? Density is equal to mass upon volume. So suppose I am going to calculate the value of mass here, so I'll get here density into volume. So earth is like a sphere, so take the volume of sphere, so rho into 4 by 3 pi r cube, because here is the mass of the earth is capital M and that of the radius is equal to capital R. So that is nothing but the value of the m, that is a mass of the earth. तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल ली। अब इसी वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो सब्सटीट्यूट इन 1 in equation 1, what you get here, यहाँ पर m की वैल्यू को रिप्लेस करना है सिर्फ, तो g कितनी वैल्यू हो जाएगी, दैट g इज इक्वल टू कैपिटल G एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पर m के बदले क्या आ जाएगा, सपोज मैं लिखता हूँ 4 by 3 pi r cube rho and divided by this will be r square, don't forget to write here r square. So here r square में से ये r square और ये r cube में से r square कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर, सो आप यहाँ पर लिख सकते हो 4 by 3 pi r rho g। कुछ बच गया यहाँ पर नहीं,
सो 4/3, उसके बाद पाई, उसके बाद आर, उसके बाद रो और उसके बाद जी। तो आप इसे इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो। ये तो हो गया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब मान लो ये जो मास यहाँ पर रखा हुआ है, ये मास को अगर हम लोग एक डेप्थ इतने डी पॉइंट पर ले आते हैं, एक पर्टिकुलर डेप्थ में ले आते हैं, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी। सो सपोज हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो मास यहाँ पर अर्थ की सरफेस पर था, अब उसे हम लोगों ने एक पर्टिकुलर डेप्थ में ले आए। यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेप्थ, सपोज ये एक पॉइंट ले लेते हैं पी पॉइंट, ओके, ये डेप्थ डी में ले आए हम लोग, तो यहाँ पर इतना पोर्शन बच जाता है अर्थ का। अब अगर इतना पोर्शन बच जाता है तो बेसिकली ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इसकी रेडियस कितनी हो गई, इसकी रेडियस हो जाएगी आपकी, ये टोटल आर होता है और आर में से डी माइनस कर देंगे तो आर माइनस डी, तो ये बचा हुआ पोर्शन का जो रेडियस रहेगा, ये जो रेडियस रहेगा ये कितना रहेगा, आर माइनस डी के बराबर रहेगा। ओके, सो व्हाट इज दैट रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू दिस विल बी आर माइनस डी। ओके, सो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है बट आर माइनस डी आपको ये रेडियस लेना है, ठीक है। सो लेट द बॉडी ऑफ मास, द बॉडी ऑफ मास m is placed at depth, is placed at depth d, है ना, from the surface of earth, from the surface of earth. So if we say that gd is nothing but the acceleration due to gravity, right, gd represent acceleration, value of acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity. Okay, so we'll write here gd will be equals to gm dash. Now remember that अब मास उतना नहीं रहा है और जो रेडियस बची है वो सिर्फ इतनी बची हुई है, मतलब r माइनस डी इतनी रेडियस बचेंगी। सो विल राइट हियर r माइनस डी। ओके, इसे आप इक्वेशन 3 कहेंगे। नाउ अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पर है तो पूरा मास उसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब अगर ऑब्जेक्ट इस p पॉइंट पर है जिसकी रेडियस जो है सिर्फ डी r माइनस डी बची है, तो इस बॉडी पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो सिर्फ इतने ही पोर्शन की वजह से होगा ना, इतने पोर्शन की वजह से होगा। जितना पोर्शन का रेडियस r माइनस डी है उतना ही पोर्शन जो है इस पॉइंट पर अब क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो विल राइट हियर द ओनली पोर्शन which exert force on body is r minus d, राइट, r माइनस डी। इतना ही पोर्शन जो है बेसिकली इसकी रेडियस जितनी बची है उतना ही पोर्शन क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से m डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब m डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइट, वही सेम फॉर्मूला डेंसिटी का लेने वाले हैं यहाँ पर। तो m डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो इंटू दैट 4/3 पाई। अब r की वैल्यू उतनी रहेगी क्या, नहीं, r माइनस डी हो गई यहाँ पर, r माइनस डी इट्स क्यूब। तो ये हो गई आपकी डेंसिटी, राइट। डेंसिटी का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, सिर्फ मास तो यहाँ पर बदल रहा है। यहाँ पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब ऑब्जेक्ट का पूरा मास यानी पूरे अर्थ का मास इस बॉडी पे फोर्स नहीं एक्सर्ट कर रहा है, सिर्फ जो नीचे का पोर्शन है जिसकी रेडियस r माइनस डी है उतना ही पोर्शन क्या कर रहा है, यहाँ पर नीचे की तरफ इसको फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, यानी नीचे की तरफ खींच रहा है। ओके, सो यहाँ पर फिर से इसको हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3, व्हाट यू गेट हियर, क्या मिल जाएगा, GD विल बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो G तो वैसा ही रहेगा इंटू m डैश की वैल्यू लेंगे हम लोग 4/3 पाई, है ना, r माइनस डी इट्स क्यूब, है ना, r माइनस डी इट्स क्यूब, और ये रो डिवाइडेड बाय r माइनस डी का स्क्वायर। ओके, तो ये भी फिर से यहाँ से कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। कितना बच रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है 4/3 पाई
आर माइनस डी और ये रो, और जी भी तो बच रहा है, रो जी। सो आप इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे इसे। ओके, इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 4 और 3 नहीं 2 को हम लोग क्या करते हैं, यानी इक्वेशन 4 से 3 को डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो डिवाइड 4 बाय 2। सो इक्वेशन 4 जो है जी डी डिवाइडेड बाय जी इक्वल्स टू, जी डी की वैल्यू कितनी निकाली आपने, जी डी की वैल्यू कितनी निकाली, 4/3 पाई आर माइनस डी और ये रो, जी भी है, और ये 4/3 पाई आर रो जी। तो देखो जो सेम क्वांटिटीज़ है उनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे जी से जी कट जाएगा, आर से आर कट हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई ये भी कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है, सिर्फ जी डी अपॉन जी इक्वल्स टू क्या बच रहा है यहाँ पर, आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो जी डी विल बी इक्वल्स टू जी इंटू द ब्रैकेट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो जी डी विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। दिस इज व्हाट इज द जनरलाइज फॉर्मूला। अब अगर हम लोग बात करें कि क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी हो रही है, यस, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी हो रही है, तो क्या बढ़ रही है या घट रही है। आप ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिए, लास्ट टाइम हमने जिस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था, उसी तरह से हम सॉल्व करके देखते हैं। हमने देखा था कि हाइट पर जाने पर ग्रेविटी कम हो रही थी, तो क्या डेप्थ में जाने पर अर्थ की ग्रेविटी बढ़ते जाएंगी, और क्या सेंटर में अर्थ की ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होंगी। सपोज अगर मान लो डी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, सपोज 2 किलोमीटर ले लेते हैं, 10 किलोमीटर लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ओके, या डी की वैल्यू अगर आर के बराबर ले लेते हैं, आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर की, राइट। और अगर मान लो मैं डी की वैल्यू, यानी मैं डायरेक्ट सेंटर में पहुंच जाता हूं, अगर मैं सेंटर में पहुंच जाता हूं तो मेरी भी डेप्थ कितनी होंगी अर्थ सरफेस से, 6400 किलोमीटर की हो जाएंगी, 6400 किलोमीटर की हो जाएंगी। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, जी डी मतलब जी एट डेप्थ डी, यानी पूरे तरह से डेप्थ डी, सेंटर में कितना आ रहा है, जी इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस आर अपॉन आर हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा, मतलब अगेन जी डी विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 0। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 0 है सेंटर में, राइट। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो तो ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है, राइट। सो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, राइट, the gravity goes on decreasing with depth, getting that। तो इसे फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखिए वेरिएशन ऑफ जी के लिए, हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, यहाँ पर वेरिएशन ऑफ जी हम लोगों ने लिया। वेरिएशन ऑफ जी के लिए मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर जब मास एम, ये हमारा अर्थ है और उसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास एम है। अगर मास अर्थ के सरफेस पर रहता है तब तक उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रही होती है वो कितनी होती है, ऑब्वियसली हमको सबको पता है, दैट इज नथिंग बट अबाउट द, कितनी होती है, दैट इज अबाउट द दिस वन, दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब मान लो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर अब हम लोग मास में थोड़ा सा वेरिएशन करने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पर डेंसिटी को इन्वॉल्व कर दिया है। सो लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, सो डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास कितना हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ओके। सो ये वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम अर्थ का होता है, ओके। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ होता है। तो और वही यहाँ पर मैंने लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी एज इट इज। अब इसी को हम लोगों ने इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दिया, यानी m की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, बाकी g तो एज इट इज रखा है। देखो g तो ऐसे रखा है, और सिर्फ हमने क्या किया, m की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर में से ये आर स्क्वायर कट हो गया और आर क्यूब में से आर स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बचेगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आपको बच जाता है, इक्वेशन 2। अब मैंने आपको बताया कि सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है,
हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक डेप्थ पे ले आते हैं, मतलब नीचे की तरफ ले आते हैं। तो सपोज मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा 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 नीचे ले आया और पी पॉइंट पर ले आया। पी पॉइंट कितनी दूरी पर है, डी इतने डेप्थ में है, डी इतने डेप्थ में है। तो बची हुई रेडियस कितनी है, अब देखो टोटल रेडियस हमारी आर है ना, टोटल रेडियस कितनी है, टोटल रेडियस आर है। आर में से यहाँ पर डी इतने डेप्थ में आ गए हो आप, तो बची कितनी, आर माइनस डी, इतना तो डेप्थ बचा है, मतलब इतनी ही तो अर्थ की वैल्यू बची है अभी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल एट डेप्थ का, तो उसको हमने ऐसे लिख लिया। सो जी डी विल बी इक्वल्स टू जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी। देखिए एम डैश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मास में इसमें फर्क पड़ा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अब यहाँ पर ले आया है तो पूरा अर्थ इसके ऊपर फोर्स नहीं एग्जर्ट करेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आर माइनस डी इतना पोर्शन जितना भी बचा है उतना ही पोर्शन जो है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स को एग्जर्ट करने वाला है। सो only the portion which exert the force on the body is nothing but r minus d, इतना ही पोर्शन जो है उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करने वाला है। सो सिमिलरली फिर से हम लोगों ने वही फॉर्मूला यूज़ किया जैसे हमने पिछली बार मास का फॉर्मूला लिया था, तो मास इक्वल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन इस बार वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर अब रेडियस बदल गई ना, अब रेडियस आर रही है क्या, नहीं, अब रेडियस कितनी हो गई है, आर माइनस डी हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पर आर माइनस डी को इन्वॉल्व करी है। अब इसी इक्वेशन को हम लोगों ने किस में सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो जी एज इट इज रहेगा, एम डैश की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/3 पाई आर माइनस डी क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म एज इट इज रहेंगी, आर माइनस डी इसका स्क्वायर है, सॉरी इसका स्क्वायर है, राइट। तो ये आर माइनस डी का स्क्वायर कट हो जाएगा, आर माइनस डी की क्यूब में से आर स्क्वायर कट हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू बच रही है, ये वैल्यू बच रही है। अब इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब क्या किया हमने, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। ये हमारा इक्वेशन 4 था और इक्वेशन 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो आपको यहाँ पर इस तरह का इक्वेशन देखने को मिल जाएगा। देखिए जी डी अपॉन जी, बाकी सब तो कैंसिल हो रहा है, सो आर माइनस डी अपॉन आर, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आर से आर को डिवाइड कर दिया, फिर डी से आर को डिवाइड कर दिया, तो आर आर कट हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस डी अपॉन आर बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया था, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो। तो अगर r की वैल्यू अगर मैं इतनी लेता हूँ और d की वैल्यू भी इतनी लेता हूँ, आप d की वैल्यू कम लेंगे तो भी तो देखिए, अगर आप d की वैल्यू मान लो 3000 भी लेते हो तो ये रेशो जो आएगा, ये रेशो 0 पॉइंट में आएगा, और अगर रेशो 0 पॉइंट में आएगा तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा, है ना। 1 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी, है ना। यहाँ पर जो ब्रैकेट की वैल्यू है ये 1 से छोटी आएगी, और अगर ब्रैकेट में वैल्यू 1 से छोटी आएंगी तो g की वैल्यू कम हो जाएगी ना। कब प्रोडक्ट की वैल्यू कब बढ़ती है, जब मल्टीप्लिकेशन जो है 1 से ज़्यादा से हो रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पर 2 होता, 1.2 होता, 1.3 होता, तो जी की वैल्यू बढ़ रही होती, लेकिन यहाँ पर 1 से कम है ना, 0.5 आएगा, 0.6 आएगा, 0.75 आएगा, 0.85 आएगा, जो भी वैल्यू आएंगी लेकिन वो 0 पॉइंट में आएंगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट, इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि वैल्यू जो रहेंगी डिक्रीज होंगी। सो वी कंक्लूड दैट एज वी गो to the depth of the earth, the acceleration due to gravity decreases. Okay, acceleration due to gravity decrease होती है, याद रखना। अर्थ से अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो भी ग्रेविटी कम हो रही है, और अगर नीचे की तरफ जा रहे हो तो भी ग्रेविटी कम हो रही है। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो क्या सर ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो ग्रेविटी विल बी मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जी विल बी मैक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। ग्रेविटी हमेशा सरफेस पर सबसे ज़्यादा होती है। ओके, so I hope you understand the acceleration due to gravity with the depth. चलो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लैटिट्यूड के बारे में भी, राइट। वेरिएशन ऑफ जी, ओके, सो वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड, वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। तो बेसिकली लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड आर नथिंग बट द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस, और द अर्थ इज कॉल्ड एज अ लैटिट्यूड। बेसिकली हम लोगों को इस टॉपिक में क्या डिस्कस करना है कि अगर कोई इंसान इक्वेटर पे रहता है तो उसके ऊपर ग्रेविटी कितनी एक्ट होती है, और पोल पे रहता है तो उसके ऊपर ग्रेविटी कितनी एक्ट होती है। मतलब हम ये जानना चाहते हैं क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी होती है विथ लैटिट्यूड, यानी अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तो क्या ग्रेविटी बढ़ रही है या घट रही है, ये हम लोगों को देखना है। तो चलो इसके लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारा अर्थ है, मैं इस तरह से इसके ऊपर ये क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एक, और जस्ट इमेजिन कीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रखा है जिसका मास m है, और ये हमारी अर्थ की रेडियस है।
ये होगा थीटा एंगल जो कि हम लोग कंसिडर करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बना रहा है। ये ईस्ट और वेस्ट होता है, ईस्ट और वेस्ट, हमें पता है अर्थ कैसे रोटेट होती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है अर्थ। ये हमारा पॉइंट पी है। ओके, तो जब भी अर्थ रोटेट होती है, बेसिकली जब भी अर्थ रोटेट होती है तो अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करेगा, तो डेफिनेटली उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट होगा। तो सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसको बाहर की तरफ एक फोर्स खींचता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। मैं सिर्फ एफ से डिनोट कर रहा हूँ इसे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे खींच रहा है। सो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी कितना रहेगा, एफ डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। बिल्कुल सही है, ओके, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं इसको लिखूंगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में, एम आर ओमेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, बेसिकली क्योंकि ये वाली रेडियस हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर, ये वाली रेडियस, लेकिन ये रेडियस को हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक अलोंग द रेडियस ना, हमारी अर्थ की रेडियस को कंसिडर करेंगे हम लोग। तो ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा, देखो जेड बन रहा है यहाँ पर। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, कॉस थीटा देखो जरा कितना हो रहा है, कॉस थीटा हो रहा है कैपिटल स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ओके, कैपिटल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, कैपिटल आर कॉस थीटा। सो आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो एफ विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज नथिंग बट एम वैसे ही रहेगा, आर आ जाएगा यहाँ पर, है ना, आर कॉस थीटा और ओमेगा स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, ये आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है P, अब इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये साइड में एक्ट हो रहा है, और ये जो ग्रेविटी है, ये हमारा जो वेट होगा ये mg हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पर एक्ट हो रहा है। तो ये जो है mg किसी ना किसी चीज़ से तो बैलेंस हो रहा है, तो किससे बैलेंस हो रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल के एक फोर्स के कंपोनेंट से, यानी यहाँ पर लिखेंगे f cos थीटा से बैलेंस हो रहा है, राइट। अब ये f cos थीटा और ये mg, अब जो इफेक्टिव मास है, या सॉरी इफेक्टिव वेट है किसी ऑब्जेक्ट का, वो ये साइड से आएगा, इसका रिजल्टेंट, इसको आप रिजल्टेंट कहेंगे, इसे हम m डैश g से डिनोट करेंगे, ये सॉरी m g डैश से, m तो नहीं बदलेगा, m g डैश से डिनोट करेंगे, g जरूर बदल जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इफेक्टिव, इफ g डैश बी द इफेक्टिव ग्रेविटी, देन कैसे मिल रही इफेक्टिव ग्रेविटी, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो। सो एम जी डैश कैन बी रिटन एज एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एफ की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एफ हियर। सो एम g dash will be equals to mg minus what is the value of f, this mr omega square cos theta। तो ये cos theta ऑलरेडी यहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, mr omega square cos square theta हो गया यहाँ पर। तो देखिए सब में m तो कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, तो m को आप कैंसिल आउट कर लीजिए यहाँ से, तो आपको एक फॉर्मूला बनते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर g डैश का। तो g डैश विल बी इक्वल्स टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज व्हाट द इफेक्टिव ग्रेविटी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर ये इफेक्टिव ग्रेविटी जो है वो एक्ट हो रही है। ओके, सो अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ग्रेविटी बढ़ रही है या घट रही है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर वो इक्वेटर पे है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी है, 0 पे। सो अगर मैं केसेस कंसिडर करूं, केसेस कंसिडर करूं, व्हेन द बॉडी इज एट इक्वेटर, तो अगर इक्वेटर पे है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है, g डैश विल बी इक्वल्स टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, आर ओमेगा स्क्वायर ये आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आर ओमेगा स्क्वायर, ये जो रोटेशन का टर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली जो टर्म आपको दिखाई दे रही है, ये कुछ भी आ जाए, जैसे कि अगर
0.1 में आ जाए या 0.2 आ जाए, 0.3 आ जाए, तो जी से तो कम ही होने वाली है, यानी जी से आपको सब्सट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा ये वैल्यू को, यानी ये टर्म की वजह से जी डैश की वैल्यू रिड्यूस होने वाली है। यानी यहाँ पर अगर हम लोग इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या हो रही है, कम होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम लोग कंसीडर करें कि हम अगर पोल पर जाके खड़े हो जाते हैं, तो पोल पर जाएंगे तो एंगल तो 90 डिग्री का बन रहा है। सो व्हेन द बॉडी इज एट पोल, सो पोल पर थीटा कितना हो रहा है, 90 डिग्री, cos 90 जीरो हो गया, cos 90 जीरो हो गया, तो जी डैश कितना आया, जी डैश इज इक्वल टू जी आया, यानी मैक्सिमम आ गया, राइट। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ रहे हो तो ग्रेविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, राइट। सो वी कैन से दैट हेंस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी द वैल्यू ऑफ जी increases from equator to pole, equator to pole. Okay, so this is nothing about the variation of g with the height, यानी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हाइट यानी एल्टीट्यूड देखा था, आज के वीडियो में हम लोगों ने डेप्थ और लैटिट्यूड देख लिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द 3 पॉइंट्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चल सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे है तो उसके ऊपर कितनी ग्रेविटी एक्ट हो रही है, और अगर पोल पर है तो कितनी है, या फिर पोल से इक्वेटर तक जाते वक्त ग्रेविटी कम हो रही है, बढ़ रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे ये तीनों टॉपिक। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और तो अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।